इसका ताल्लुक मोबाइल से है, और सिर्फ मोबाइल से नहीं है, मोबाइल के ऊपर जो ऐप्स चलते हैं और उसके बैकएंड के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स हैं। दुनिया में इस वक्त 25 ऐसे ममालिक हैं, और उसके अंदर आपको नॉर्वे भी नज़र आएगा, डेनमार्क भी नज़र आएगा, कनाडा भी नज़र आएगा, ऑस्ट्रेलिया भी नज़र आएगा, स्पेन भी नज़र आएगा। मैं मगरबी ममालिक की जानबूझ के मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि अमूमन हमें बताया जाता है कि मगरबी ममालिक में बड़ी छूट है। बरतानिया भी उसके अंदर मौजूद है, जहाँ पर सख्त तरीन कवानीन मुरतब किए जा चुके हैं कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों की पहुँच इंटरनेट के ज़रिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं होनी चाहिए। ड्रैकोनियन किस्म के कवानीन है, जिसमें आपको चाइना में और ऑस्ट्रेलिया के कवानीन में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान के अंदर भी इसके ऊपर बहस चल निकली है। पंजाब में 16 साल से कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया तक रसाई महदूद करने की एक करारदाद असम्बली में जमा करवाई गई है। हमारे पास मौजूद है सारा अहमद साहिबा, जो चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब, रुकन पंजाब असम्बली, जिन्होंने ये करारदाद मूव की है। सारा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आई एम श्योर इस करारदाद के बाद आप जनजी के साथ तो कुछ ज़्यादा मकबूल नहीं होंगी, बट आई कैन इमेजिन कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है दुनिया भर के अंदर जो बहस चल रही है। मैं जानना चाहूँगा कि आपके मुहर्रिकात क्या हैं इस करारदाद को पेश करने के? कुछ डाटा आपने देखा, कुछ तहकीक हुई, क्या पता चला कि बच्चों के क्या इश्यूज़ हैं इन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तलत साहब, बेसिकली अकॉर्डिंग टू रिसर्च, और जो मैंने खुद विटनेस करती हूँ क्योंकि मैं चाइल्ड सर्वाइवर से डील कर रही हूँ, काफ़ी सालों से चाइल्ड प्रोटेक्शन का काम कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि बच्चे ऑनलाइन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसके जितने यूजेस हैं, जितना उसके फ़वायद हैं, उतने ही मनफी असरात हैं बच्चों के जहनों में, जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं बच्चों की मेंटल हेल्थ को। तो मैंने देखा कि एंग्जाइटी का शिकार आजकल के बच्चे हो रहे हैं, उसके बाद डिप्रेशन हो रहा है, एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं कि उनसे रात को सोया नहीं जाता, और उनको उसके बाद कंसंट्रेशन उनकी बहुत रिड्यूस हो गई है। देर अनएबल टू फोकस, जिसकी वजह से उनकी तालीम पे, उनकी स्टडीज़ में फ़र्क पड़ा है। ये सब देखने के बाद आई थॉट एंड आई फील स्ट्रांगली दैट पाकिस्तान को भी दूसरे ममालिक की तरह, जो आपने मेंशन किया है, बहुत वेरी राइटली मेंशन, उस तरह सोशल मीडिया पे रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए फॉर चिल्ड्रन अंडर 16 ईयर्स। और सिर्फ ये इसके मनफी असरात नहीं है जो मैंने मेंशन किया, इसके अलावा ऑनलाइन ग्रूमिंग, ऑनलाइन सेक्सुअल अब्यूज़ थ्रू साइबर बुलिंग, एंड ऑल ऑनलाइन अब्यूज़ इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, पोर्नोग्राफी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके केसेस हमें आए हैं। एंड एज ऑफ रिपोर्ट इन 2022 कंडक्टेड बाय यूनिसेफ एंड PTA, कोई 22 मिलियन रिपोर्ट्स पाकिस्तान की जो है रिगार्डिंग ऑनलाइन अब्यूज़ जो है वो बाहर गई। सो आई मीन दैट्स अ बिग नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। मैं अगर आपकी करारदाद पर आऊँ तो उसमें आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मौसर कानूनी इकदाम के, जो दुनिया भर के अंदर मैंने केस स्टडीज की हैं। एक तो आउटराइट बैन है, और उन्होंने कह दिया, मसलन ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि टिकटॉक नहीं चलेगा, इंस्टाग्राम नहीं चलेगा, फेसबुक नहीं चलेगा, यूट्यूब नहीं चलेगा, स्नैपचैट नहीं चलेगा, एक्स नहीं चलेगा, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कंपनीज हैं, उनको कहा गया कि अगर आपने एक्सेस देने की कोशिश की तो हम आपके ऊपर जुर्माने ठोकेंगे, और वो बड़े बड़े जुर्माने उन्होंने किए भी। दूसरा एक जो तरीकाकार है जिसके अंदर आप पेरेंटल गाइडेंस $30 मिलियन, जी बिल्कुल, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है। जी बिल्कुल। दूसरा एक तरीकाकार है जिसके अंदर आप पेरेंटल गाइडेंस की बात करती हैं, पेरेंटल कंट्रोल की बात करती हैं, सुपरविजन की बात करती हैं। तो मैं ज़रा जानना चाहूँगा कि आप इन दोनों में से किस तरफ, आपकी करारदाद के बाद जो ज़रा कानून साजी होनी है, उस तरफ आप स्विंग कर रहे हैं? हुकूमत की सोच क्या है? मेरी बेसिकली हुकूमत से इस बारे में कोई डिटेल डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन अनऑफिशियली आई फील दैट मुझे उनके उससे ये तासुर मिला है कि हुकूमत ये करना चाहती है, एंड आई एम श्योर इसके देखें देयर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ डिबेट एंड डिस्कशंस। एटलीस्ट मेरी इस रेजोल्यूशन का मकसद था कि एक नेशनल डिबेट हो, जो हो रही है अब, कि इसको कैसे करना है। ये तो इसकी टेक्निकलिटीज़ के ऊपर, क्योंकि जैसे ऑस्ट्रेलिया ने टेक्नोलॉजी कंपनीज के ऊपर पेनल्टी डाली है $30 मिलियन की, तो पाकिस्तान भी ये कर सकता है। और मैं कंप्लीट बैन की बात नहीं कर रही, मैं ये नहीं चाहती कि बच्चों के टेक्नोलॉजी को बैन कर दिया जाए बच्चों के लिए, या इंटरनेट को बैन कर दिया जाए। ऑफ कोर्स दे कैन यूज गूगल, दे कैन एक्सेस देयर स्कूल पोर्टल्स, वो भी अब ऑनलाइन होते हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ जो हार्मफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी,
तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए बच्चों की एक्सेस। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्ट्रिक्शन, सिलेक्टिव रिस्ट्रिक्शन, और जिसमें पेरेंटल कंट्रोल्स का भी जो है वो शामिल हो, क्योंकि हमारी आवाम में इतनी आगाही नहीं है, इतनी डिजिटल लिटरेसी नहीं है वालिदैन में, उनको नहीं पता पेरेंटल कंट्रोल्स कैसे लगाने हैं, कैसे यूज़ करने हैं। एंड कुछ सोशल प्लेटफॉर्म में तो यूज़ कर भी नहीं सकते, जैसे आजकल बच्चे बहुत बहुत ज़्यादा यूट्यूब यूज़ करते हैं, और ये गेम्स जैसे रोब्लॉक्स हो गया, पबजी हो गया, ये तो बाकायदा ग्रूमिंग होती है बच्चों की, इनको मैनिपुलेट किया जाता है, और किडनैपिंग्स के वाक़यात इंटरनेशनली रिपोर्ट हो चुके हैं, सुसाइड के वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। सो आई फील इनको तो कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, और पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी होगा आगाही देना इसके बारे में, क्योंकि ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं, ये एक ट्रांजिशन के बाद ये इंप्लीमेंट हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लिया जाए इस पे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि वो किस तरह आपका सेंस जो क्या है, करवाएंगे। आपका सेंस ऑफ द हाउस क्या है आपके ख्याल में, जब आप इसको, वैसे तो हर जगह पर पार्टीजनशिप है और धूल धमक्का हर वक्त होता रहता है और हर वक्त बहस होती रहती है, आपको लगता है कि जिस हाउस में इवेंचुअली अगर इस किस्म का कोई कानून साजी का कदम उठाया गया तो वहां पर आपको बाई पार्टीजन सपोर्ट मिल जाएगी? जी मुझे बिल्कुल, आई एम वेरी श्योर कि ये रेजोल्यूशन भी पास हो जाएगी, और अगर ये गवर्नमेंट बिल आती है ये भी 100% पास हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस से फीडबैक आया है, मैंने ये परसों जमा करवाई है, और 2 दिन में मुझे इतने पार्लियामेंटेरियंस ने अप्रिशिएट किया है, मुझे पेरेंट्स ने अप्रिशिएट किया, सिविल सोसाइटी ने किया है, क्योंकि सब लोग हेल्पलेस हैं, चाहे कोई MPA हो, MNA हो, मिनिस्टर, सब एक ही बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी, सब कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों के हाथों मजबूर हैं कि वो उनको ये गैजेट से वो दूर नहीं कर सक रहे हैं। तो आई थिंक अगर स्टेट लेवल पे, और स्टेट की जिम्मेदारी है बच्चों की प्रोटेक्शन, अगर ये स्टेट इंपोज करवाती है कानून, तो ये इट विल बी टेकन वेरी पॉजिटिवली। आई डोंट थिंक देयर वुड बी अ सिंगल पर्सन हू वुड बी अगेंस्ट इट, क्योंकि आई कैन टेल यू, सिंगल पर्सन की बात नहीं करें सारा साहब, सिंगल पर्सन की बात ना करें, कम अज कम आपके पास 55 मिलियन के करीब लोग ऐसे होंगे जो आपके बिल्कुल मुखालिफ होंगे। मैं इस पर क्लोज करते हुए आपको बताऊं कि जब आपकी करारदाद को मैंने मैं वॉलंटरी एक जगह पर पढ़ाता हूं, बच्चों के सामने रखा कि मैं आज इसके ऊपर प्रोग्राम करने लगा हूं, तो उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर रूइनिंग आवर डे, आपने हमारा दिन तबाह कर दिया ये बात करके कि ये एक्सेस हमें ब्लॉक हो सकती है। सो यू विल हैव ऑपोजिशन, बट एनीवेज गुड लक टू यू। हम इस बिल को जब ये सामने आया ज़रूर करीब से देखेंगे और देखेंगे इसमें क्या इंप्रूवमेंट सजेस्ट की जा सकती है। नाज़रीन, अब हम एक अहम तरीन मामलात में से एक मामला उठाते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ आपके और हमारे तहफ़्फ़ुज़ से है। अदालतों के अंदर कितने मुकदमे पेंडिंग हैं, एक आपको अंदाज़ा दे देते हैं। तकरीबन 22-22.5 लाख के करीब ये मुकदमात पेंडिंग है, जिसमें से 20 लाख के करीब निचली सतह के अदालतों के अंदर मुकदमात पेंडिंग है। तमाम के तमाम मुकदमात एक जैसे नहीं हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद इंतहाई संजीदा मुकदमात पर मबनी है, और उनमें से कत्ल के मुकदमात बिलखसूस स्टैंड आउट करते हैं। कुछ केस स्टडीज़ हम अपने सामने रखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं कि किस जगह पर आकर बड़े बड़े अहम मुकदमात जो हैं वो फंस जाते हैं, जिनके बारे में लोगों का ख्याल होता है कि जी आपके पास वसाइल भी हैं, वकील भी अच्छा कर सकते हैं, वेल कनेक्टेड फैमिली भी है, जानी पहचानी है, और बज़ाहिर जो केस है वो ओपन एंड शट केस है कि अगर आप सरदार फ़हीम के कत्ल का मुकदमा लें, मसलन जून पिछले साल में उनको बड़े दर्दनाक अंदाज से मुबैना तौर पर 2 रॉबर्स ने कत्ल किया, और उसके बाद 1 साल होने को है और मुकदमा जो है अभी अपने इख्तितामी मराहल के करीब भी नहीं पहुंचा। अगर इस केस को लें, वेल कनेक्टेड फैमिली, मुसन्निफ है, जवां साल आदमी है, रेड जोन के अंदर उनका घर मौजूद है, रॉबर्स पकड़े गए, तफ्तीश मुकम्मल हो गई, मुकदमा जो है 1 साल होने को है, लेकिन उसमें वो पेशरफ नज़र नहीं आती। हमारे पास मौजूद है शाह खावरे साहब, एडवोकेट है, माहिर कानून है। इन्होंने हालिया एक बड़ा अहम मुकदमा भी किया, नूर मुकदम का केस, जो सक्सेस स्टोरी है। शाह खावर साहब बहुत शुक्रिया। ज़रा अगर आप फ़हीम सरदार के मुकदमे को भी आप कर रहे हैं, मवाजना करके देख लेते हैं कि ये मुकदमा जो है मसलन क्यों नहीं चल पा रहा, आपके ख्याल में ये ठीक पेस है पाकिस्तान के मेयार के मुताबिक, या कहीं पर आपको झोल नज़र आए, तफ्तीश की ख़राबी है, पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं करते, जस्टिस के निज़ाम में कहाँ पर आपको मुश्किलात नज़र आती हैं? देखिए, एक बात सबसे बुनियादी ये है कि ये तो एक पॉश एरिया में कत्ल हुआ, और वो भी तफ्तीश के बाद पता ये चला कि ये एक डकैती की वारदात थी। तो ये एक तो मैं समझता हूँ कि लामा फ़िक्रिया ये भी है कि इस्लामाबाद कैपिटल है और उसके पॉश एरियाज़ में अगर डकैती होती है दिन दिहाड़े,
तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि तशवीशनाक अमल ये ज़ाते खुद है। लेकिन इसमें जब FIR कटी, ये 25 जून 2025 का वाक़या है कि उनके जो मामू थे उन्होंने कंप्लेंट फ़ाइल की कि उनकी भांजी ने उनको इतला दी कि फ़हीम जो है वो घर में इंतहाई ज़ख्मी हालत में उनको बंधा हुआ है, और उसमें तो वो फ़ौरन पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने 115 को भी कॉल किया, 112 को भी, और उनको जो है बड़ी बेदर्दी से जो है वो तशद्दुद करके मारा गया था और रस्सियों से बांधा हुआ था। तो उन्होंने खैर एक नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR काटी। जब इसकी तफ्तीश शुरू हुई तो CCTV कैमराज और सेफ सिटी कैमराज की मदद से कुछ मशकूक लोग जो हैं वो ये जो मुल्ज़िम 54 के करीब थे मुझे बताया गया जी। तो बहरहाल वो बड़ी उन्होंने एक एहतियात करके, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने तफ्तीश ठीक पैराए में की, पुलिस ने बिल्कुल की। उन्होंने फिर उसको ट्रेस किया और उनकी मैचिंग हो गई जो CCTV कैमराज थे, और फिर उससे सबसे बड़ी बात है, चूँकि अब आजकल साइंटिफिक दौर है, उनकी जो है वो मैचिंग जो है वो कैमरास की भी एक मजीद हुई, फोटोग्रामेटिक टेस्ट वो भी आ गया, तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो गिरफ्तारी के हद तक अमूमन होता है कि मुल्ज़िम गिरफ्तार ही नहीं होता, इसमें गिरफ्तार हो गए, जल्दी गिरफ्तार हो गए, बिल्कुल हो गया। और मुझे पता चला कि शायद ये मुकामी कोई आबादी के अंदर थे, वो खड्डा मार्केट के अंदर कुछ गैंग था, और उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, पहले भी वैसी वारदातें करते रहे हैं। अब वो दोनों जो गिरफ्तार हैं उसमें से एक जो है वो उसने 1-2 दफ़ा कोशिश की जमानत की, एक ट्रायल कोर्ट से भी और फिर हाई कोर्ट में भी, वो दोनों डिसमिस हो गई। और उसमें एक अच्छा अमर ये है कि हाई कोर्ट ने उसमें जो ट्रायल कोर्ट है उनको एक हिदायत जारी की हुई है, इसका एक्सपीडिशियस ट्रायल करें। ये बड़ा अहम है। अमूमन कोर्ट्स जारी करती हैं, डेडलाइन सेट करती हैं, लेकिन उसकी तामील हमेशा होती है। लेकिन होता यह है क्योंकि जो मुल्ज़मान हैं उनको भी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उनको भी कुछ हुकूक हासिल है, 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस देना है, तो उनको सफाई का तो पूरा मौका दिया जाएगा।